प्लेन प्लेन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके पहले लेक्चर में हम लोग स्ट्रेट लाइन के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। अब प्लेन के बारे में समझिए। ऐसे देखिए, ये कोई प्लेन है, ये हम ड्रा किए, मतलब ये नहीं कितना बड़ा प्लेन है, क्योंकि प्लेन का जो एक्सपेंशन होगा तो इनफाइनाइट होगा। प्लेन का एक छोटा सा पार्ट समझिए कि हमने ले लिया, ठीक है। ये दिया, कहा जाए कि यह प्लेन किसी पॉइंट से पास करता है, यानी ए मीन्स ए इज ए पॉइंट ऑन द प्लेन। और इस प्लेन का जो नॉर्मल है, इसका जो परपेंडिकुलर है, वो मान लीजिए एन वेक्टर है, ठीक। हमें प्लेन का इक्वेशन निकालना है। जैसा कि आप जानते हैं, बताया गया है कि प्लेन हो, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्किल, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, चाहे कोई भी कर्व हो, उसके इक्वेशन का मीनिंग हुआ कंडीशन फॉलोड बाय द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये बार बार हम बताते हैं, ठीक ना। तो किसी का भी इक्वेशन अगर निकालना है तो उस पर एक अपने मन से पॉइंट लीजिए। जैसे यहाँ हमने एक पॉइंट ले लिया P, ठीक। अब क्या करते हैं कि यहाँ मान लीजिए ओरिजिन है, ओरिजिन कहीं सपोज कर सकते हैं, जहां आप हैं वहीं मान लीजिए। तो O से A को हमने ज्वाइन किया, तो OA वेक्टर को क्या बोलेंगे, A का पोजीशन वेक्टर। मान लीजिए इसको A से नोट करते हैं, और P का पोजीशन वेक्टर क्या होता है, OP हो जाएगा। तो किसी जनरल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम दिखाते हैं R से, ठीक। अब हम निकाल दे रहे हैं AP वेक्टर, ठीक है। तो AP वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, OP माइनस OA। वेक्टर में पढ़े हैं, ठीक ना। OP मीन्स R माइनस A। यहाँ हमें ये गिवन है, ये दिया गया है हमको कि N नॉर्मल वेक्टर, इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि इस प्लेन में कोई भी वेक्टर अगर लेंगे तो N पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। यहाँ देख रहे हैं कि सिंस AP वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू N वेक्टर, देयरफॉर AP डॉट N इज इक्वल टू 0। AP क्या है, R माइनस A डॉट N इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोल देंगे तो R डॉट N माइनस A डॉट N इज इक्वल टू 0। इधर ट्रांसफर कर देंगे, ऐसे हो गया। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। कैसे प्लेन का इक्वेशन, ए प्लेन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड हुज नॉर्मल इज गिवन, दैट इज एन मान लेते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा और अच्छा लगने के लिए क्या करते हैं, इसको ऐसे ले जाते हैं, R डॉट N इज इक्वल टू A डॉट N का स्केलर क्वांटिटी है, इसको ले लिया, आपने लिख लिया मान लीजिए Q इज ए स्केलर पॉइंट, यानी Q का मतलब क्या हुआ, A डॉट N। इसको बोलते हैं जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ ए प्लेन, वेक्टर फॉर्म में। अब इसी से आप निकाल सकते हैं कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर, ये वेक्टर बोल रहे हैं, प्लेन का इक्वेशन। कैसे, ऐसे जनरल जो पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट को हम मानते हैं ऐसे x y z। तो R वेक्टर का मतलब क्या हो गया, R वेक्टर का मीनिंग हो गया कि x I कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, ठीक है। N वेक्टर जो नॉर्मल है, मान लिया कि नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है A B C, तो N वेक्टर को हम लिख सकते हैं A I कैप प्लस B J कैप प्लस C K कैप, ठीक है। दिस इज इक्वल टू क्या है आपका है Q, R डॉट N इज इक्वल टू यहाँ Q, ठीक है। अब ये डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू Q को इधर ला देंगे तो क्या हो गया, माइनस Q। थोड़ा और अच्छा लगने के लिए हम क्या करते हैं कि AX प्लस BY प्लस CZ माइनस Q को हमने लिख दिया D इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गया, ये आपका वेक्टर फॉर्म हो गया, इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये है।
ठीक है, इसको देखने से एक बात जो है यहाँ सिद्ध हो रही है कि लीनियर इक्वेशन है। प्लेन का इक्वेशन कैसा है? लीनियर है, एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री है। अब पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन में कि एक्स वाई जेड में फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होता है ऐसे कि एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, तो क्या स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, दो वेरिएबल में हमने फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लिखा, स्ट्रेट लाइन हो गया। तीन वेरिएबल में हमने फर्स्ट डिग्री इक्वेशन लिखा तो क्या हो गया? प्लेन हो गया। ठीक है, यहां से सिद्ध हुआ। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से दिखाई दी कि जो एक्स वाई जेड का जो कोफिशिएंट्स है ए बी सी, वो क्या है? प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो है। क्या है? प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो। ठीक है, और एक चीज और, ये आपको हम बताएंगे कि जैसे ये एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 है, इससे आप परिचित है, स्ट्रेट लाइन है। लेकिन इसी इक्वेशन को अगर कहेंगे कि 3D में क्या है, तो यह इक्वेशन प्लेन डिपेंड करेगा। कौन सा प्लेन डिपेंड करेगा अभी आगे आपको बताया जाएगा। ठीक, तो अब आगे दिखाते हैं दूसरा फॉर्म। देखिए, ऐसे प्लेन का इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं जिसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता हो और नॉर्मल वेक्टर पता हो। ठीक है, तो मान लिया कि किसी प्लेन का, मान लीजिए प्लेन है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस आपका p है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू p, और नॉर्मल वेक्टर मान लेते हैं कि n। ठीक है, ऐसा मान लीजिए कि ओरिजिन आपका यहाँ पर है, तो ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डाला, ये मान लीजिए परपेंडिकुलर है, मान लीजिए n पर जाकर के n इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ON वेक्टर की बात करेंगे, तो ON वेक्टर की बात करें किसी भी वेक्टर, जैसे ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का लिख सकते हैं a इंटू ए कैप, यानी उसका मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड होगा आपका p, क्यों? क्योंकि दिया हुआ परपेंडिकुलर क्या दिया है? p, यानी ON इज इक्वल टू p गिवन है। ठीक है, अच्छा, और यूनिट वेक्टर क्या है? n कैप, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर क्या है? नॉर्मल वेक्टर ऑफ n वेक्टर है, n कैप होगा यूनिट वेक्टर, यानी ON इज इक्वल क्या हो जाएगा? p n कैप। ठीक, आप अपने मन से एक पॉइंट में ले लिया, यहाँ ले, कहीं भी ले सकते हैं, ये थोड़े है कि आपका इधर ही लेंगे हम, मान यहाँ ले लेते हैं, क्या दिक्कत है? p, तो OP वेक्टर को लिखेंगे R वेक्टर है, तो ON वेक्टर हो गया। क्या हो गया? NP वेक्टर। NP वेक्टर इज इक्वल क्या हो जाएगा? OP माइनस ON। OP क्या हो गया? R माइनस ON, ON की वैल्यू दिया है PN, और NP जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। NP का होगा? परपेंडिकुलर होगा। किस पर परपेंडिकुलर होगा? तो ON पर, क्योंकि ON का है, परपेंडिकुलर डाला गया है आपका, तो परपेंडिकुलर इस पर कोई भी वेक्टर खींच दें, ऐसे ड्रा कर दें, इधर से ड्रा कर दें, इधर से ड्रा करें, सब पर क्या होगा? ये परपेंडिकुलर ऐसे है, ON ऐसे है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? NP डॉट ON इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0, परपेंडिकुलर है। NP की वैल्यू लिख देते हैं R डॉट R माइनस PN कैप डॉट PN कैप इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट खोलिए, तो R डॉट n कैप p लिखे जब p n कैप बातें क्या हुई, माइनस p इंटू p स्क्वायर n कैप डॉट n कैप 1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल 0 दिया, ट्रांसफर कर दीजिए, p से अगर हम डिवाइड कर दें क्या हो जाएगा? R डॉट n कैप इज इक्वल टू p, R डॉट n कैप इज इक्वल टू p, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, R डॉट n कैप इज इक्वल टू p। अब एक जरूरी बात यहां हम देखेंगे, ये कि अभी हम प्रूव किए थे कि R डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू q। ठीक है, यहाँ डॉट n वेक्टर है, यहाँ डॉट n कैप है, यानी अगर ये n कैप है तो यहाँ जो वैल्यू आई क्या होता है? ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ऐसा करें कि अगर इसमें हम क्या करें कि n से, मॉड n से अगर इसको डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? R डॉट n कैप इज इक्वल टू q अपॉन मॉड n, ये हो गया। और R डॉट n कैप इज इक्वल टू क्या है? आपका p है। मतलब ये हुआ कि p की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ
P की वैल्यू हो गई Q अपान, है ना, ये मान लीजिए आपका 1 है, ये मान लीजिए 2 है, ये क्या लिखते हैं फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, मतलब ये हुआ कि कोई प्लेन दिया हुआ है r डॉट n, को जो भी आपका दिया हुआ है, तो ये जो स्केलर है इसको अगर नॉर्मल के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो ओरिजिन से डिस्टेंस बताएगा। एक और बात कि हमने देखा था कि q किसको माने थे हम, a डॉट n को अपॉन मॉड n, n वेक्टर अपॉन मॉड n कैप हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा a वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू। यहाँ से बहुत एक बड़ा रिजल्ट मिला कि हमें पता है कि प्लेन किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उस पॉइंट के पोजीशन वेक्टर में नॉर्मल के यूनिट वेक्टर से, यानी यूनिट नॉर्मल से अगर डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या बताता है, ओरिजिन डिस्टेंस बताता है। कोई भी पॉइंट हो, प्लेन पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट है, अगर उसका और यूनिट नॉर्मल का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वह क्या बताएगा, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, अब देखिए इसके करेस्पॉन्डिंग हम कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा रिलेशन उसको बताते हैं। जो हमारे यूनिट नॉर्मल है, ठीक ना, मान लीजिए उसका डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन है, क्या है एल एम एन, यानी नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन है एल एम एन। तो ये कैप क्या हो जाएगा, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप। एक और करिए, यहाँ एन लिखे यहाँ भी लिखे हैं, तो इस एन मतलब ये वाला एन नहीं है, ठीक ना, वो तो नॉर्मल डिपेंड कर रहे थे इसलिए आपने एन कैप में लिखा था, ठीक ना। तो ये एन क्या है आपका, ये है कास अल्फा, ये कास बीटा, ये कास गामा, में पढ़े थे, ठीक ना, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आर की वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप डॉट एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इज इक्वल का हो जाएगा पी। दिस इंप्लाइज दैट एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। अभी इसके पहले जो कार्टेशियन फॉर्म लिखा था ऐसे लिखे थे हम, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। ये क्या हो गया, नॉर्मल फॉर्म प्लेन का, ये क्या है, नॉर्मल फॉर्म है। ठीक, अच्छा एक और बता दें कि स्ट्रेट लाइन में भी नॉर्मल इक्वेशन फॉर्म हम पढ़े हैं, क्या होता है याद है, ये होता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। अगर ध्यान से देखें तो ये और ये इसमें कोई खास अंतर नहीं दिखेगा आपको। कैसे दिखाते हैं आपको, कैसे इसमें अंतर क्यों नहीं है, देखिएगा। जैसे पढ़े थे आप, ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से नॉर्मल ड्रा किया गया जिसका वैल्यू यानी ओ एन इज इक्वल टू पी है, ये अल्फा ये बनाता है। ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल एक्स एक्सिस से अल्फा बनाता है, तो वाई एक्सिस से कितना बनाएगा, एक्स से अल्फा, यानी इसका डायरेक्शन को साइन लिखेंगे एल इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कास अल्फा। ए भी को लिखेंगे क्या होगा, कास 90 माइनस अल्फा, कास 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा हो जाएगा, निकल जाएगा साइन अल्फा। और जेड के साथ, तो जेड के साथ एंगल क्या बनाएगा 90 डिग्री, इसलिए एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कास 90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यदि यह वैल्यू अगर पुट करें इसमें तो क्या हो जाएगा, एक्स एल के जगह कास अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा प्लस जेड इंटू 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी। ये चीज हो गया, है ना। अभी आपको कुछ देर पहले हम बोले थे कि जो भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम लिख रहे हैं 2D में तो स्ट्रेट लाइन है, लेकिन 3D में यह जो है प्लेन होगा। कौन सा प्लेन होगा ये बताएंगे हम आपको। उसी तरीके से आपका 3D में कहेंगे तो ये प्लेन है, जेड वाला मिटा दी केवल ऐसे बोलेंगे आपका, तो 2D में स्ट्रेट लाइन है, 3D में क्या है प्लेन है। कैसा प्लेन है फिगर द्वारा आपको दिखाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक, तो प्लेन के दो फॉर्म आपने देख लिया, एक देखा कौन सा फॉर्म, एक नॉर्मल फॉर्म, एक जनरल फॉर्म। ठीक है, अब और भी कुछ फॉर्म आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ऐसे प्लेन का इक्वेशन जो दो नॉन पैरेलल वेक्टर के पैरेलल हों
और किसी एक पॉइंट से पास करते हैं। मीनिंग समझिए, जैसे ये प्लेन है, ये एक पॉइंट ए से पास करता है, ठीक, और दो वेक्टर हैं, एक बी वेक्टर है और एक मान लीजिए कि सी वेक्टर है, दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, लेकिन यह प्लेन इसके पैरेलल है। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये दोनों वेक्टर को हम इस प्लेन में ड्रा कर सकते हैं, ये कहने का अर्थ आपके। ऐसा करते हैं कि पॉइंट ए से हम बी को ड्रा कर दिए और सी को भी ड्रा कर दिए, ठीक। प्लेन के इक्वेशन चाहिए हमको, तो प्लेन के इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, अपने मन से एक पॉइंट हमने ले लिया P, ठीक है। हमने A और P को मिला दे, P वेक्टर हो गया। ऐसा करते कि P से इस C के पैरेलल यहां लाइन ड्रा किया, मान लीजिए M है। इस फिगर को देख के क्या बोल सकते हैं कि AP वेक्टर इज इक्वल टू AM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। AP क्या होगा, OP माइनस OA। ओ कहाँ, ओ कहीं भी समझ करिए, ओ मीन्स क्या, ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। आप जहां बैठे समझ वही है, वहीं से देखिए, वहीं से लाइन मिलाइए, सपोज करिए, तो क्या हो जाएगा आपका OA वेक्टर, या ओ यहां मान लीजिए, जहां मन वहां मानिए, ठीक है। हम ओ को नहीं दिखाए क्योंकि आप समझ चुके हैं, ठीक ना, ओरिजिन के बारे में, इसलिए ओ दिखाने की जरूरत हमको नहीं है। और AM जो है पैरेलल है किसके, बी के, इसलिए AM को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बी। MP जो है पैरेलल है किसके, सी के, इसको लिख सकते हैं म्यू सी। कोई इसके अलग से जरूरी नहीं कि लैम्डा ही ले, हम कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो OP क्या हो गया, OP मतलब हो गया R, ये हो गया आपका A। मान लीजिए A का पोजीशन वेक्टर A है, वही वेक्टर हमारा A है, लैम्डा बी प्लस म्यू सी। दिस सिंपलाइज दैट R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू सी। ये हो गया प्लेन। प्लेन वाले में जब भी आप देखेंगे एक टर्म अगर एलिमिनेट करते हैं तो स्ट्रेट लाइन में लगता है। जैसे अभी लिखे थे हम कि ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0, एक जेड वाला टर्म अगर हटा दें स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक उसी तरीके से यहाँ एक टर्म हटा दें तो क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा बी। ये स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। कैसे स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन है ये, बार बार इसे बोलें कि आपको रिवीजन भी होता रहे कि किसी पॉइंट ए से पास करने वाली और वेक्टर बी के पैरेलल है। समझ रहे हैं? ठीक है। अब देखिएगा इसी इक्वेशन को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, ध्यान दीजिएगा कि बी और सी जो वेक्टर है वो इसी प्लेन में है। तो अगर हम कर दें बी क्रॉस सी, तो बी क्रॉस सी जो वेक्टर होगा क्या होगा, बी पर ही परपेंडिकुलर सी पर ही परपेंडिकुलर, यानी बी क्रॉस सी वेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। मतलब ये हुआ कि बी क्रॉस सी जो होगा नॉर्मल वेक्टर बना देगा इस प्लेन में, क्या होगा नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर बना देगा। इस वजह से एपी जो होगा एपी डॉट एन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि एपी तो प्लेन में है। एपी क्या हो गया भाई, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल 0। जानते भी हैं आप कि आर डॉट एन इज इक्वल टू माइनस ए डॉट एन वन इज इक्वल टू ए डॉट एन। आर वैल्यू रख देंगे, आर डॉट एन की वैल्यू क्या होगा, बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस सी, यानी क्या हो जाएगा, आर बी सी इज इक्वल टू ए बी सी। बड़ा बढ़िया रिजल्ट है इसी के करस्पॉन्डिंग। यह जो है आपका ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म में हो गया, माने आपका आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं लैम्डा और म्यू के टाइम में। लैम्डा और म्यू क्या है, इसके पैरामीटर है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन आई, बिना पैरामेट्रिक नहीं किया गया। ठीक, अब आपको हम बताएंगे कि 3 पॉइंट से पास करने वाला प्लेन कैसे निकालेंगे। देखिए यह एक प्लेन है, मान लीजिए पॉइंट ए से पास करता हो, बी से पास करता हो, सी से पास करता हो, तो क्या करते हैं, ए बी वेक्टर निकालिए, ए सी वेक्टर निकालिए। ठीक, अपने मन से एक पॉइंट हमने ले लिया क्या आपका पी, ए पी को ज्वाइन कर दिया, पी से इस पर इस ए सी के पैरेलल में ड्रा कर दिया।
AP वेक्टर क्या होगा, AM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। AP क्या हो जाएगा, OP माइनस OA। AM क्या है, AM इज पैरेलल टू AB, therefore it can be written as lambda AB vector, and MP is parallel to AC, it means MP is equal to mu AC vector. This can be written as R minus A is equal to lambda B minus A plus mu C minus A. This also can be written as R is equal to A plus lambda B minus A plus mu C minus A। ये बात समझ आ रही होगी। अब यही देखिए लास्ट वाला टर्म अगर हटा दीजिए तो क्या बनेगा, R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस ए, जो स्ट्रेट लाइन का हुआ। स्ट्रेट लाइन पढ़े, 2 पॉइंट से पास करने वाले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक, अब इसी इक्वेशन को दूसरे रूप में दिखाते हैं कैसे। ठीक, ध्यान दीजिए, देखिए यदि हम ऐसा करें कि निकाल लें AB क्रॉस AC, तो AB क्रॉस AC होगा इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, यानी दिस इज नॉर्मल। ठीक है, देखिए ये हो जाएगा B माइनस ए AB क्रॉस AC C माइनस ए। जब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो B से क्रॉस करिए तो B क्रॉस C माइनस B क्रॉस A, फिर माइनस ए से तो माइनस ए क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। ये माइनस है, क्रॉस प्रोडक्ट है, अगर ए क्रॉस बी करेंगे तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, ए क्रॉस बी प्लस हो जाएगा सी क्रॉस ए, साइकिल करने में ये हो जाएगा 0। थोड़ा ढंग से लिख दीजिए, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया नॉर्मल, है ना। अभी आप पढ़े हैं कि प्लेन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, जो पॉइंट ए से पास करता हो, R डॉट एन इज इक्वल टू ए डॉट एन। तो R डॉट एन, एन के लिए लिख दीजिए ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए डॉट, ए के साथ डॉट, यही से दिखा देते हैं आपको, ए के साथ डॉट कहते हैं ए डॉट दिस, ए डॉट दिस, ए डॉट दिस। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में जब भी कोई दो वेक्टर इक्वल हो तो वैल्यू 0 हो जाती है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी से। तो ए डॉट ए क्रॉस में ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा, निकाल सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी। ये हो गया प्लेन का इक्वेशन। ठीक है, तो प्लेन के जितने फॉर्म होते हैं आप जान गए, ठीक ना। अब हम प्लेन के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे, किसी पॉइंट से प्लेन का डिस्टेंस कितना होगा, दो अगर पैरेलल प्लेन है तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, प्लेन के बीच का एंगल कितना होगा, ये चीज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे। देखिए बोर्ड पर दो प्लेन का इक्वेशन हम लिखे हैं, ठीक है, दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो करना क्या चाहिए कि प्लेन के जो नॉर्मल हैं, नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना चाहिए। तो जो नॉर्मल है इसका नॉर्मल मान लीजिए n1 है, n1 वेक्टर क्या हो जाएगा, a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप, और इसका नाम n2 है, तो क्या हो जाएगा a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल के बीच का एंगल निकालना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, इसके बीच का एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, n1 डॉट n2 कर दीजिए, n1 डॉट n2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। दिस इज इक्वल n1 डॉट n2 मतलब क्या हो जाएगा n1 इंटू n1 n2 cos थीटा, है कि नहीं। तो cos थीटा कितना हो जाएगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाई n1 n2। n1 मीन्स हो गया a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब यह जो डिनोमिनेटर जो हमेशा पॉजिटिव होगा, न्यूमरेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल, अगर नेगेटिव है तो ऑब्टयूज एंगल।
एक्यूट ही दिखाइए, क्या दिक्कत है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मार्क लगा दीजिए। अब थोड़ा दिखाते हैं आपको, जैसे ये प्लेन है, आइए एक प्लेन है, आपको लग रहा है स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन नहीं, देखिए ऐसे है, जैसे हमारे ऐसे प्लेन से पास कर रहा है, एकदम किनारे जगह लगे लाइन जैसे दिख रहा है, प्लेन ऐसे निकल रही है, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो अब देखिए इसका नॉर्मल मान लीजिए है ऐसे, 90 डिग्री पर है ना, इसका नॉर्मल ऐसे है, ये N1 है, ये आपका N2 है, ठीक। तो ये एंगल हमको पता है, मान लो थीटा, यही जो हम निकाल रहे हैं, ये थीटा देखिए क्या हो जाएगा, थीटा। अभी देखिए यह एक बना क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360। ये 90 है, ये 90, तो ये 90 का 180, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम हो जाएगा 180। तो ये अगर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 180 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये 180 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा थीटा, ये क्या हो जाएगा थीटा। भाई प्लेन का बीच का एंगल थीटा बोले तभी ठीक है, 180 माइनस थीटा बोले तभी ठीक है। नॉर्मल की बात है तो नॉर्मल के बीच एंगल थीटा बोलते हैं, या इधर से देखेंगे तो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लेन के बीच का एंगल निकालना हो तब क्या करेंगे, नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल दीजिए, ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए थीटा अगर एक्यूट है, मान लीजिए 30 डिग्री दे 150 हो जाएगा, ऑब्ट्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा आपका cos थीटा निकालेंगे तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव, तो हम क्या करते हैं कि मॉड करें तो पॉजिटिव ही निकले, एक्यूट ही हमेशा बताइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब यहाँ देख रहे हैं कि अगर प्लेन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर तो क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, यानी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कब, जब परपेंडिकुलर होगा तब, जब परपेंडिकुलर होगा तब, ठीक। अगर प्लेन परपेंडिकुलर नहीं है, क्या है, पैरेलल, तो पैरेलल के केस में क्या होगा, तो पैरेलल के केस में जो होगा आपका जो डायरेक्शन रेशियो है, क्या होगा, डायरेक्शन रेशियो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा, अर्थात ऐसे होगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको चाहे तो आप प्रूव करके देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, हम अगर यहां निकालें n1 क्रॉस n2, क्योंकि मान लीजिए यहाँ कंफ्यूजन कोई पूछ दे कैसे तो दिक्कत हो जाएगी, करके दिखाते हैं। n1 क्रॉस n2 कैसे निकालेंगे, i j k, a1 b1 c1 a2 b2 c2, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, i कैप क्या होगा, b1 c2 माइनस b2 c1, ये छोड़ दिए माइनस j क्या हो जाएगा, a1 c2 माइनस a2 c1 प्लस के a1 b2 माइनस a2, ठीक है। अब देखिए n1 क्रॉस n2 होता क्या है, क्या लिख देंगे इसको, दिस इज इक्वल टू क्या, ये इसी लिख देते हैं n1 n2 साइन थीटा इंटू n है। हम कह दें कि दोनों पैरेलल है तो थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री, तो 0 डिग्री हो जाए तो साइन 0 बोलेगा 0 हो जाएगी, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0, यानी दिस इज इक्वल टू क्या होगा 0, दिस इज इक्वल टू 0। अब कोई वेक्टर 0 कब होगा, जब i का पोजीशन 0 हो, j का 0 हो, k का 0 हो, तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b1 c2 इज इक्वल टू b2 c1, यहाँ से क्या हो जाएगा b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक। इसी प्रकार से दूसरे वाले को 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 अपान c2। तीसरे वाले को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a1 अपान b2 इज इक्वल टू a2, आंसर a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2। किसी दो को लेकर चलिए, मान इन्हीं दोनों को लेकर चलिए, क्या हो जाएगा, a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज c1 अपान a2, यही दोनों को लेकर चलिए, ये दोनों को लेकर चलिए, नीचे आ गया। पैरेलल अगर है तो क्या होगा, जो डायरेक्शन को साइन हो क्या होगा, एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक। अब इससे फायदा आपको बता रहे हैं, प्रोपोर्शनल मतलब समझिए पहले, जैसे मान लीजिए कि ये दिस इज इक्वल मान लेते हैं कि
A1 इज इक्वल क्या लेंगे A2 के, B1 इज क्या लेंगे B2 के, C1 इज इक्वल क्या लेंगे C2 के। ठीक, या ऐसे लिख दिए हम A2 अपान A1, B2 अपान B1, C2 अपान, इसको क्या अगर मान ली क्या कुछ भी मान सकते हैं, तो क्या A2 इज इक्वल A1 के लिख देंगे। ठीक है, देखिए तो हम ये बोल रहे हैं कि AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D मान लीजिए कोई प्लेन है, ठीक है, और इसके पैरेलल कोई प्लेन है ऐसे A1X प्लस B1Y प्लस C1Z प्लस D1 इक्वल 0। ठीक है ना, तो किसी को किसी का डिपेंड कर हमारे इसको लिखना है A1 का लिख सकते हैं A के, A1 का लिख सकते हैं A2 के, या A2 को लिख सकते हैं A1 के, मान लीजिए इसको पलट के मान लें तब समझ रहे नहीं, जैसे A2 अपन A1 को करके मान लें तो A2 इज इक्वल क्या हो जाएगा A1 के, एक को दूसरे का डिपेंड करता है कि A1 इज इक्वल A के लिख सकते हैं, B1 का लिख सकते हैं B के लिख सकते हैं, C1 का लिख सकते हैं C के लिख सकते हैं प्लस D के से अगर डिवाइड कर दें क्या हो जाएगा AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D बाई के इक्वल 0। D बाई के को हमने मान लिया लैम्डा। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है, वही इम्पोर्टेंट बात हमको मिली यहां से, ठीक है, कि अगर पैरेलल लिखना है तो क्या करिए कि एक्स वाई जेड के टर्म को ऐसे ही रहने दीजिए, केवल कांस्टेंट टर्म को बदल दीजिए। यानी केवल अगर कांस्टेंट टर्म को हम बदलते हैं, है कि नहीं, तब हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा कांस्टेंट बदलने से, पैरेलल प्लेन का इक्वेशन मिलेगा, पैरेलल प्लेन का इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, ये देखिए r डॉट n इज इक्वल टू जनरल इक्वेशन है प्लेन का, और r डॉट n कैप लिख दिए तो q अपान क्या हो जाएगा आपका मॉड n, तो q अपान मॉड n इक्वल टू किसके होगा p के, क्योंकि r डॉट n कैप इज इक्वल टू p, मतलब किसी प्लेन का ओरिजिन क्या होगा q अपान मॉड n। अब इसी को अप्लाई करें यहाँ पर, तो q किसको माने थे, माइनस q को ही d माने थे, यानी q इक्वल क्या हो जाएगा माइनस d अपॉन मॉड n। भाई आपका यहाँ पर मॉड n मतलब क्या हुआ, आपका नॉर्मल ग्रेडेशन रेशियो है a b c, यानी अंडर रूट क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। भाई परपेंडिकुलर मॉड में कर सकते हैं, यानी d अपान कर दीजिए, d अगर पॉजिटिव है तो d अपान, d नेगेटिव है तो माइनस d अपान, मॉड अपान हो गया। ठीक है, समझ रहे बात को, ठीक है, या ऐसे भी लिखना अलजेब्रिकली लिख देंगे, चलिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इशू नहीं है, ठीक ना। लिखते समय ध्यान देना होगा कि डिस्टेंस को हम पॉजिटिव दिखाएंगे, लेकिन अभी मान लीजिए जैसे लिखना है। ठीक, अब देखिए हम ये चाहते हैं कि इस प्लेन का ओरिजिन तो पता हो गया मॉड दिस अपॉन दिस, लेकिन अगर किसी पॉइंट x1 y1 z1 से डिस्टेंस हमको चाहिए तो कैसे निकलेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, देखिए मान लीजिए पहला वाला प्लेन आपका ये है, ये वाला प्लेन एक नंबर, और यहाँ एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मान लीजिए x1 y1 z1। तो इससे क्या करते हैं, इस पॉइंट से इस प्लेन के पैरेलल एक प्लेन ड्रा करते हैं। देखिए मिस मत करिएगा, ये जो प्लेन हम दिए हैं ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस तरीके से निकला हुआ है, ऐसे तो ऐसे निकला हुआ है, तो ऐसे लगेगा कि किनारा को दिखेगा, स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगा, ठीक ना। अब देखिए आपका तो पैरेलल प्लेन निकालते हैं कैसे, भाई पैरेलल लिखने का तरीका क्या है, लिख देंगे ax प्लस by प्लस cz प्लस लैम्डा केवल कांस्टेंट बदल दिए। अब यह जो प्लेन इस पॉइंट से पास कर रहा है ये सेटिस्फाई करेगा, यानी क्या हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस लैम्डा इक्वल 0। लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस ax1 प्लस by1 प्लस cz1। अब लैम्डा की वैल्यू अगर यहाँ रख दें तो इस प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा, यानी क्या निकल जाएगा ax प्लस by प्लस cz माइनस होगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1। ठीक है,
दिस इज इक्वल क्या हो गया 0। ठीक, हमारे ओरिजिन यहाँ है तो ओरिजिन यहाँ, तो ओरिजिन से ऐसे परपेंडिकुलर डाला, तो ये जो परपेंडिकुलर है यहाँ से लेके यहाँ तक जो मान लीजिए n है, ये मान लीजिए आपका n डैश है, तो ON ये डिस्टेंस, तो ओरिजिन से डिस्टेंस अभी निकाले थे, क्या निकला था आपका -d/√a² प्लस किसकी वैल्यू है ये ON की वैल्यू। ON डैश की वैल्यू जब करेंगे इस प्लेन के लिए तो क्या होगी -d/, यहाँ कांस्टेंट क्या है आपको माइनस ऑफ दिस, तो इसका निगेटिव करेंगे तो क्या होगा आपका NaX1 प्लस BY1 प्लस CZ1, डी के जगह पर माइनस, अब देखिए डी के जगह क्या है अपॉन अंडर क्या हो जाएगा a²। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा ON डैश में से ON को हटाइए, तो इस समय से इसको माइनस करेंगे, तो इसको माइनस जब करेंगे तो क्या होगा माइनस ऑफ दिस, डिनोमिनेटर सेम है तो प्लस डी हो जाएगा, यानी कि आपका डिस्टेंस हो गया ये aX1 प्लस BY1 प्लस CZ1 प्लस D अपॉन √a² प्लस b² प्लस c², मार कर दे अच्छा रहेगा। तो यहाँ से एक बढ़िया रिजल्ट मिल गया हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, कि किसी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करें, उस पॉइंट से प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दीजिए। देखिए x y z की जगह पर लिख दिए x1 y1 z0, उसके बाद अपॉन अंडर रूट जो कोफिशिएंट्स है ABC उसके अंडर रूट में स्क्वायर का सम। और आपको याद होगा कि स्ट्रेट लाइन में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग इसी प्रकार निकालते थे, ठीक है। तो किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकालना जान गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम बताएंगे आपको एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, समझिए। बोर्ड पर देखिए लिखे हैं एंगल बाइसेक्टर और दो प्लेन का इक्वेशन लिखे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, ये नंबर 1 ये नंबर 2, मान लीजिए नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, ठीक। बार बार बोल रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, ऐसे निकला हुआ प्लेन, ऐसे निकला हुआ, ठीक। अब देखिए एंगल बाइसेक्टर जो होगा है ना, ऐसे देखिए ये एंगल आपस में, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, एंगल बाइसेक्टर की विशेषता आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये पूरा एंगल अगर मान लें कि थीटा है तो ये पूरा एंगल क्या होगा 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आधा जो एंगल है क्या होगा θ/2, ये जो आधा एंगल है क्या होगा इसका आधा 90 माइनस θ/2, तो ये एंगल क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों ऐड करिए, 90 माइनस θ/2 प्लस θ/2, θ/2 से 90 हो जाएगा, और बीच का 90 होगा। यानी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है कि कोई भी प्लेन अगर ले लें या स्ट्रेट लाइन ले लें, उनके जो एंगल बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे, चाहे ये किसी भी एंगल को, एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेन हो या लाइन हो, उनके एंगल बाइसेक्टर हमेशा एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं, या ऑर्थोगोनल होते हैं, ठीक है। अब इनका इक्वेशन का मतलब होता है कंडीशन फॉलोड बाय द पॉइंट्स ऑन द कर्व। ये जो एंगल बाइसेक्टर है यहाँ है ना, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, इसमें पॉइंट ले लिया मान लीजिए P, ठीक है, या इधर वाले से ले रहे हैं, इधर वाले से तो यहाँ पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए P डैश ले लेते हैं, या ऐसा करते हैं Q ले लेते हैं। तो देखेंगे आप एंगल बाइसेक्टर पर लाई करने वाला कोई भी पॉइंट होगा, क्या करेंगे दोनों तरफ अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें ऐसे, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। यहां से इसके करेंगे तो ये और ये क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इसी का लुका चाहिए P या Q का लुका चाहिए। ऐसा करते हैं कि मान लीजिए कि इसका कोऑर्डिनेट जो है x y z है, जनरलाइज लोकस निकालना है तो भाई x y जनरल मानेंगे तो बाद में x y z करेंगे जनरलाइज करने के लिए, तभी लोकस होगा।
तो एक्स वाई जेड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसका क्या होगा भाई, जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है उससे क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई कराते हैं, क्या करते हैं सेटिस्फाई। एक्स वाई जेड सेटिस्फाई कराएंगे सेम टू सेम यही हो जाएगा, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट का होगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर मॉड। दिस इज इक्वल टू इधर वाले पर डालेंगे तो क्या हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर मॉड। ठीक, अब एक बता दें आपको, जैसे कि हम लिख दें कि मॉड एक्स इज इक्वल टू मॉड वाई, तो मॉड हटाएंगे तो एक्स इज इक्वल क्या लिख देंगे प्लस माइनस वाई। ठीक है, ये बात तो समझ आ रही है। ठीक, चलिए तो मॉड अगर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, ऐसे हो जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि प्लस प्लस क्यों आया भाई, तो दो इक्वेशन मिलेंगे, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर। तो क्यों, यहाँ पे तो देख रहे हैं एक ये वाला प्लेन हो जाएगा और एक आपका ये वाला प्लेन हो जाएगा, एक प्लस के लिए होगा और एक माइनस के लिए होगा। ठीक है, अब यहां आपको ये डिस्टिंग्विश करना होगा, ठीक ना, कि कौन सा इक्वेशन किस प्लेन को दिखा रहा है। ठीक है, सबसे पहली बात हम ये जानना चाहते हैं, ठीक ना, कि ये जो देख रहे हैं आपका ये दो प्लेन देख रहे हैं, ठीक, ये एंगल इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला होगा या इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला होगा। तो देखना, मान लीजिए कि ये जो एंगल है इसमें आपका ओरिजिन लाई करता है भाई, किसी एक एंगल में ओरिजिन लाई करेगा। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जिस एंगल में ओरिजिन लाई करता है, ठीक ना, उसके एंगल बाइसेक्टर कैसे दिखाते हैं। बोर्ड पर जरा फिगर देखिए, ये दो प्लेन दिए गए हैं, एक प्लेन का इक्वेशन आपका इस प्लेन के समझ लीजिए है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0। इस प्लेन को समझ लीजिए है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0। ठीक ना, तो दो आपका प्लेन निकला, यहाँ से एक प्लस लेंगे माइनस ऐसे और एक ऐसे। ठीक, काम करते हैं, मान लिया जाए कि इस समय ओरिजिन है, यहाँ ओरिजिन है ओ, तो ओ से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ऐसे पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात हम आपको बताना चाहते हैं कि किसी पॉइंट से जब किसी प्लेन पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो पॉइंट से उस प्लेन की ओर जाने वाला जो डायरेक्शन है, जैसे कि ओ से ये इसके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। यहाँ क्यू से आए तो ये, यहाँ पी से ये और आपका ये। ठीक, एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि हम करेंगे क्या, पहला काम कि दोनों जो प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा उसमें क्या करेंगे कि जो कांस्टेंट टर्म है, जो d1 और d2 है, उसको हम पहला काम करेंगे पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बना लेंगे, नेगेटिव, दोनों का साइन सेम करना है, इसलिए पॉजिटिव हम सोचते हैं तो अच्छा सुविधाजनक होती है। दोनों को पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बनाने में आपको देख रहे हैं प्लस ही लिखा हुआ है, ये कहने का मतलब नहीं है, समझिए। जैसे मान लीजिए ऐसे इक्वेशन हो 3x माइनस 4y प्लस 2z माइनस 11 इज इक्वल टू 0। जैसे माइनस 11 है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते क्या हो जाएगा, प्लस 11 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। ये चीज करने का मतलब है कि अगर पॉजिटिव तो ठीक है, अगर निगेटिव है तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक, प्लस कर देंगे तो अगर ओरिजिन सेक्शन निकालेंगे आपका तो d1 अपान लिखेंगे a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, यही पॉजिटिव वाली बात बताएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू बताएगी, क्या बताएगी, पॉजिटिव वैल्यू। यही अगर निगेटिव रहेगा -3 मानना है तो -3 आप बताएगा निगेटिव वैल्यू बताने लगेगी। ठीक है, हम पॉजिटिव डायरेक्शन किसको बोलते हैं, आपका उस पॉइंट से प्लेन की ओर। ठीक ना, तो एक काम करते हैं, सब दोनों क्या, दोनों प्लस कर दिए। ठीक,
उसके बाद देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात है। यहाँ जो ओरिजिन से डिस्टेंस है प्लेन की ओर ये है, IC डायरेक्शन में आपका ये है, दोनों सेम हो गया। फिर ओरिजिन से डिस्टेंस में आपका ये है, IC डायरेक्शन आपका ये है ना। यानी दोनों ही आपका P से जब परपेंडिकुलर डाले हैं प्लेन पर तो दोनों ही डायरेक्शन क्या है, प्लस प्लस है। तो जब प्लस साइन लेंगे, उधर तो प्लस ही है, प्लस प्लस जब लेंगे तो क्या होगा, उस प्लेन का इक्वेशन बताएगा बाइसेक्टर का, उस एंगल का जिसमें ओरिजिन लाई करता। यहां जा देखिएगा, यहां देखिए ये जो डायरेक्शन है, ये Q से इधर इसके अपोजिट है, ये O से इधर का है, ये डायरेक्शन है, ये इसके अपोजिट है, नेगेटिव हो गया। ये क्या है, ये पॉजिटिव है। देखिए ये डायरेक्शन है, वही डायरेक्शन का है, ये है। एक हो गया प्लस में, एक हो गया माइनस में, यानी प्लस माइनस लेंगे, इधर तो प्लस ही है, यानी निगेटिव जब लेंगे क्या बताएगा आपका, उस एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन बताएगा इसमें ओरिजिन नहीं है। एक बार और ध्यान से सुनिए, दो प्लेन का इक्वेशन गिवन रहेगा तो उसमें क्या करेंगे कि कांस्टेंट जो टर्म है उसको पहले पॉजिटिव बना लेंगे। पॉजिटिव बनाने के बाद जब हम इक्वेशन लिखेंगे तो प्लस साइन लेंगे। जब प्लस साइन लेंगे तो उस एंगल का बाइसेक्टर बताएगा जिसमें ओरिजिन लाई करता है, और दूसरा वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जिसमें ओरिजिन लाई नहीं करता है। ठीक है। अब इसके बाद आपसे पूछा जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है। इस समय मान लीजिए एंगल मान लीजिए कि ओरिजिन लाई करता है, ठीक है, और ये एंगल जब निकालते हैं आपका तो एक्चुअल में क्या बताता है, नॉर्मल के बीच का एंगल बताता है। किसके बीच का एंगल, नॉर्मल के बीच का एंगल। तो नॉर्मल के बीच का एंगल अगर मान लीजिए ऑब्ट्यूज है, क्या है, ऑब्ट्यूज, तो प्लेन के बीच का एंगल क्या हो गया, यहाँ पर एक्यूट होगा। देखिए इसके सामने ये ऑब्ट्यूज, ये 90 ज्यादा है, 90 से कम होगा। यानी जब हम cos थीटा जब निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो क्या निकलता है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ये नॉर्मल के बीच का एंगल है। तो नॉर्मल के बीच का एंगल मान लो कि ऑब्ट्यूज है, यानी दिस इज लेस देन 0, नीचे से कोई मतलब नहीं, कोई पॉजिटिव है। अगर यह वैल्यू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अगर लेस देन 0 है, क्या है, लेस देन 0 है, तो जो पॉजिटिव वाला जो साइन लेंगे, पॉजिटिव वाला साइन मतलब क्या हुआ, जिसमें ओरिजिन लाई करता हो। ठीक है, क्योंकि इसी एंगल के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, ओरिजिन लाई करता, ये थोड़ा बीच में रखेंगे, है ना, ओरिजिन लाई करता हो। ठीक है, वह प्लेन बताएगा। ठीक है, तो उस प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। कब, जब लेस देन 0 होगा तब। ध्यान से सुनिए, जब ये लेस देन 0 होगा तो नॉर्मल के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा, यानी प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा, एक्यूट होगा। ठीक है, इन दिमाग बना लीजिए। एक के बाद याद करना है कि अगर ये लेस देन 0 है तो प्लस वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताएगा, ऑटोमेटिक माइनस वाला क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताएगा। क्लियर है? ठीक है। और अगर ये ग्रेटर देन 0 है, क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ये कहीं याद करना है, दोनों मत याद करिएगा। अपोजिट जो आपका होगा रिजल्ट दूसरे के लिए हो जाएगा। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो प्लस वाला जो होगा आपका ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताएगा, तो माइनस वाला क्या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताएगा। बस ये ध्यान रखना। ठीक है, तो प्लेन में इतना है। अब है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, ताकि उस पर कुछ एग्जाम्पल भी आपको करवा देंगे, क्योंकि ये बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तब तक धन्यवाद।